Hello everyone, welcome to Milvano app. So today we would be discussing about a new topic, electric field. अब इस पर्टिकुलर टॉपिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके ऊपर काफी कुछ स्टडी चलती थी। जब पहले हम लोग बात करते थे या उस समय भी बात करी जाती थी कि जो फोर्सेस होती हैं वो हमेशा पुश या पुल टाइप की होती है। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद हमें समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में फोर्सेस पुश या पुल टाइप के अलावा भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है जो कि बिना टच हुए भी लग सकती है। तो अभी तक जब तक ये फोर्स डिराइव नहीं हुए थे, जब तक इनके बारे में समझा नहीं गया था, तब तक ये माना जाता था कि किसी भी चीज को टच करने पे ही फोर्सेस लगती है। अगर टच ना करेंगे तो फोर्स नहीं लगा सकते हम लोग, अगर टच करेंगे तभी फोर्स लगेगी। बट इस पर्टिकुलर टाइप की जो फोर्स है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो डिफरेंट टाइप की है। अब जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के बारे में समझा गया, पढ़ा गया, करा गया सब चीजें, तब भी हमारे मन में वो जो आदत है हमारी कि पुरानी चीजों को इतना आसानी से छोड़ते नहीं है, वही हुआ। यहाँ पर भी क्या हुआ कि हमें कुछ ऐसा लॉजिकली अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग चीजें करने की कोशिश करने लगे, जिससे हमें समझ में आया कि यार इसको भी हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस की तरह बना सकते हैं। जैसे कि अगर आपको याद हो तो न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन निकाला था, सॉल्व किया था। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जो सन है वो अर्थ पे एक फोर्स लगाता है और बाकी सारे प्लैनेट्स पे एक फोर्स लगाता है, जिसके कारण वो सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। अब ये फोर्सेस कैसे लग रही है, इसी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे हम इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड से। हम क्या कहते हैं कि अगर मेरे पास कोई एक चार्ज है, सपोज पॉजिटिव ऑफ क्यू, सो वी से कि इस पॉजिटिव ऑफ क्यू के कारण इसके आसपास का एनवायरनमेंट अफेक्ट हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। और ये डिस्टर्ब्ड एनवायरनमेंट के अंदर अगर कोई और पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज या फिर कोई चार्ज्ड बॉडी एंट्री करता है, अगर कोई चार्ज्ड बॉडी एंट्री करता है, तो यह जो ऑल्टर्ड एनवायरनमेंट है, ये जो चेंज्ड एनवायरनमेंट है, ये जो मॉडिफाइड एनवायरनमेंट है, ये मॉडिफाइड ऑल्टर्ड चेंज्ड एनवायरनमेंट इस प्लस क्यू चार्ज पे एक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन लगाएगा, जो हो सकता है कि रिपल्सिव नेचर का हो सकता है कि अट्रैक्टिव नेचर का हो, यानी किसी भी टाइप का हो सकता है। आई होप इतना समझ में आया है। और अगर इतना समझ में आ गया है तो क्या आपको एक चीज और समझ में आ रही है कि हमारी जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग थी कि किसी भी चीज को टच करके ही फोर्स लगाई जाती है, उस ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग को ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि इस पे फोर्स ये चार्ज नहीं लगा रहा, बट ये ऑल्टर्ड एनवायरनमेंट लगा रहा है जो कि इसके कांटेक्ट में है। और इस ऑल्टर्ड एनवायरनमेंट को हमें कुछ ना कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना, गुमनाम तो हो नहीं सकता ये। तो इस पर्टिकुलर ऑल्टर्ड एनवायरनमेंट को डिफाइन करने के लिए हमने एक नाम चूज किया, जिसको हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को ही हम आज पढ़ने वाले हैं। आज के लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल में समझेंगे, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, और इससे हमें क्या फायदा होगा, क्या हम सीख पाएंगे और किस तरीके से इनको समझ पाएंगे। तो एक बार जो लिखा है वो पढ़ लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड an electric property associated with each point in space when charge is present in any form। अब देखिए आप, अगर मैं कहता हूं कि ये पूरे ऑल्टर्ड एनवायरनमेंट बना दिया है किसने, इस प्लस क्यू चार्ज ने, तो क्या हर एक पॉइंट का कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पूरे एनवायरनमेंट में, हर एक जगह पे? अगर हाँ, तो मैं कह सकता हूं ना, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, एसोसिएटेड विथ ईच पॉइंट इन स्पेस, यानी हर एक पॉइंट पे जो स्पेस होगा वहां पे कोई ना कोई ऑल्टर्ड एनवायरनमेंट का एलिमेंट होगा, जिसके कारण मैं उस पॉइंट पे डिफाइन कर सकता हूं कि हाँ भाई ये देखो ये ऑल्टर्ड पॉइंट है, और इसी ऑल्टर्ड पॉइंट को मैं क्या कहूंगा, किसके कारण ऑल्टरेशन हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट के कारण। फिर क्या लिखा है, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एक्सप्रेस्ड बाय द वैल्यू ऑफ ई। तो इसको हम थोड़ा सा चेंज करा दें, तो क्या लिखा है अब आगे, अब लिखा है हमने कि द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर एक्सप्रेस्ड बाय द वैल्यू ऑफ ई कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम कहेंगे कि यह जो ऑल्टर्ड एनवायरनमेंट है, इसको हम किसी भी पॉइंट पे जो कितना ऑल्टर हुआ है एनवायरनमेंट, उसको कुछ नाम से जानेंगे, कुछ नाम लिखेंगे। वो नाम हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हो,
या फिर अगर ये मन नहीं कर रहा है इसको यूज करने का तो एक और इसी के मतलब का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर अगर ये नाम बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनमें से कोई सा भी नाम हम लोग रख सकते हैं और कहेंगे कि इस पर्टिकुलर नाम को हम या इस पर्टिकुलर चीज से हम डिफाइन करेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट स्पेस में जहां पर भी हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। आई होप इतना समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो देखते हैं आगे क्या लिखा है। द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट मे बी डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक और कूलम फोर्स exerted per unit positive charge q at that point or simply as E is equal to F upon Q। अब अभी तक तो हमने कॉन्सेप्ट समझा। क्या था कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट ये था कि एक चार्ज के आसपास का एनवायरनमेंट पूरा का पूरा ऑल्टर हो जाता है और उस ऑल्टर्ड एनवायरनमेंट के हर एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा और वह चेंज जो आ रहा है इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और वह जो चेंज एग्जैक्ट आया है उस पर्टिकुलर चीज को अगर हम मेजर कर पाते तो उसको बोलते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम बात करने वाले हैं कि उस पर्टिकुलर चेंज को मेजर कैसे करेंगे। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट मेजरिंग दिस तो हमें क्या बोला गया कि दैट विल बी मेजर्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स, जो कि एक क्यू चार्ज को इस ऑल्टर्ड एनवायरनमेंट में लेके आने के बाद इस कैपिटल क्यू चार्ज, यह कैपिटल क्यू चार्ज स्मॉल क्यू चार्ज पे लगाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। तो इस पर्टिकुलर चार्ज पे जो फोर्स लगाएगा वही मेरा क्या हो गया, उसी को मेजर कर लिया फोर्स को और उसको इसी चार्ज से डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे यह प्लस क्यू चार्ज प्रेजेंट है। आई होप इतना क्लियर है। अगर इतना क्लियर है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर हमें पता है इसी की जगह पे हम लोग स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं या फिर इसी की जगह पे हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? The electric field intensity at any point due to a source charge is defined as the force experienced per unit positive test charge placed at that point without disturbing the source charge. It is expressed as E is equal to limit Q naught tends to 0 F upon of Q naught। क्या समझ में आया आपको? इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग लिमिट के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। जिन लोगों का थोड़ा मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है उनको थोड़ा समझा देता हूं कि यहाँ पे Q नॉट जो है वो बहुत छोटा चार्ज है। कैसे पता चला? यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ है लिमिट। तो लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 मतलब Q नॉट इज अ वेरी वेरी स्मॉल चार्ज और F अपॉन बहुत छोटे से चार्ज की बात कर रहा हूं। तो अगर आपको ध्यान हो तो मैंने अभी थोड़ी सी देर पहले आपको ये बताया था कि अगर यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे एक क्यू नॉट चार्ज को लेके आ जाता हूं मैं, मुझे पता है इस प्लस क्यू चार्ज के कारण जो चेंज या ऑल्टर्ड एनवायरनमेंट होगा वह ऑल्टर्ड एनवायरनमेंट इस पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा। लेट अस से कि इस पे जो फोर्स लगा रहा है दैट इज एफ। लेट अस से इस पे जो फोर्स लगा रहा है दैट इज एफ। अब मुझे एक बात बताओ, यह एक चार्ज है, यह अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऑल्टर कर रहा है। क्यों? क्योंकि यह एक चार्ज बॉडी है। क्या यह एक चार्ज बॉडी नहीं है? क्या है, तभी तो फोर्स लग रहा है। तो क्या ये अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऑल्टर नहीं करेगी? क्या करनी तो चाहिए। तो अगर वह करनी चाहिए तो क्या यहाँ पे जो फोर्स लगाने के बाद मैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने वाला हूं विच इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, वो एक्चुअल में इसकी फील्ड आएगी या इन दोनों के रिजल्टेंट की फील्ड आएगी? आंसर तो है कि इसकी रिजल्टेंट की फील्ड आएगी। तो अगर यहाँ पे Q नॉट एक कंसिडरेबल अमाउंट में होगा जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्टर हो गई, दोनों के कारण जो नेट ऑल्टरेशन होगा वो मेजर कर लूंगा मैं यहाँ पे। बट इफ Q नॉट टेंड्स टू 0 और इज वेरी स्मॉल then there will be very less changes in electric field of plus Q due to Q नॉट।
तो प्लस क्यू के कारण जो क्यू नॉट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज होगा क्यू नॉट के चार्ज के कारण वो बहुत कम होगा अगर ये टेंडिंग टू जीरो होगा। हेंस हम लोग क्या लिखते हैं, हेंस वी राइट डाउन कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, और हमें चाहिए कि क्यू नॉट बहुत छोटा हो तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो। आई होप आपको एकदम क्लियर है यहाँ पे क्या हो रहा है। आपको पता है ऑलरेडी कि यहाँ पे जो है हमारे पास ऑल्टर्ड एनवायरनमेंट है, मॉडिफाइड एनवायरनमेंट है। हमें पता होना चाहिए ऑल्टर्ड मॉडिफाइड क्यों हुआ है। ये इसीलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा सा चार्ज प्लस क्यू प्रेजेंट है। बड़ा और छोटा एक रिलेटिव टर्म है, बड़ा से मतलब है क्यू नॉट से बहुत बड़ा। ठीक है, क्या आपको इतना समझ में आ गया है? अगर इतना समझ में आ गया है तो देख लेते हैं हमने इसके सारे पॉइंट्स कवर कर लिए क्या। हाँ, here Q naught tends to zero, that is the test charge। अच्छा, इसको कई बार हम लोग क्या बोल देते हैं, Q naught को हम लोग बोल देते हैं टेस्ट चार्ज must be small so that it does not produce its own electric field। अब मैंने आपको ये कहा था कि क्योंकि ऑल्टर्ड एनवायरनमेंट एक चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस कर रहा है तो क्या प्लस क्यू भी एक चार्ज पार्टिकल हो, क्यू नॉट भी एक चार्ज पार्टिकल है, और क्योंकि क्यू नॉट एक चार्ज पार्टिकल है तो वह भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और हम नहीं चाहते वो करे, इसीलिए हमने क्या कहा कि क्यू नॉट जो है वो बहुत ही स्मॉल है। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन एज न्यूटन पर कूलम। अभी आपको पता होना चाहिए कि जब मैं SI की बात करता हूं तो इतनी होगी, बट व्हेन आई टॉक अबाउट CGS तो CGS यूनिट कितनी होती है, न्यूटन की जगह पे हम लोग यूज करते हैं CGS यूनिट के अंदर 9, और कूलम की जगह पे क्या यूज करेंगे भाई, कूलम क्या होता है, कूलम होता है एम्पियर इनटू टाइम, तो वहां पर तो हमारे पास कुछ रहेगा ही नहीं, टाइम पर कूलम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया, इसके पास है मैग्नीट्यूड, इसके पास है डायरेक्शन, और इसके ये फॉलो करता है क्या, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी। आई होप इतना सब कुछ क्लियर है। अगर यहां तक सब कुछ डन है तो लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। अगली स्लाइड कहती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब मैं किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहता हूं। नाउ टिल नाउ आई हैव ऑलरेडी स्टडीड कि दो चार्जेस अगर किसी डिस्टेंस पे होते हैं, दो चार्जेस अगर किसी डिस्टेंस पे होते हैं तो दोनों पे कुछ ना कुछ फोर्सेस लग रहे हैं, और वो फोर्सेस क्यों लग रहे हैं, कूलम्बिक फोर्सेस हैं इसीलिए लग रहे हैं। कितने लगते हैं, K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लगते हैं। किस डायरेक्शन में लगते हैं, लाइन ज्वाइनिंग के अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा, दोनों लाइक चार्जेस है तो अब कहता है कि हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। अब हमें क्या कहा गया कि एक चार्ज दिया गया Q, एक पॉइंट है यहाँ पे P, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। नाउ टिल नाउ व्हाट वी हैव स्टडीड इज कि अगर मुझे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो मैं एक टेस्ट चार्ज लेके आऊंगा और क्या करूंगा, उसको ले जाके इस पर्टिकुलर ऑल्टर्ड एनवायरनमेंट या चेंज्ड एनवायरनमेंट में रख दूंगा। जैसे ही मैंने रखा क्या होगा, जैसे ही मैंने रखा यहाँ पे इस पर्टिकुलर टेस्ट चार्ज पे एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, और जैसे ही वो फोर्स एक्सपीरियंस हुआ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बड़े आराम से निकाल सकता हूं विद द एक्सप्रेशन दैट वी हैव जस्ट स्टडीड बिफोर द स्लाइड। ओके, सो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि इस चार्ज के कारण सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज आया। अब इस क्यू नॉट चार्ज पे एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये क्यों, इस क्यू के कारण। तो क्या मैं लिख सकता हूं जो फोर्स होगा दैट वुड बी गिवन एज K इंटू क्यू नॉट होल अपॉन R स्क्वायर। अब मुझे तो पता है कि ये बहुत छोटा चार्ज है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि ये टेस्ट चार्ज बहुत ही छोटा है, और इस केस में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बात करूं तो क्या मैं कहूंगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट वुड बी इक्वल टू, हमें पता है क्या कि लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो F अपॉन क्यू नॉट। अब यहाँ पे F क्या है, F वेक्टर है हमारे पास, या F वेक्टर का मॉडुलस लेता है। अभी यहाँ पे डायरेक्शन हम थोड़ी देर बात करेंगे। F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K इंटू क्यू नॉट अपॉन R स्क्वायर। तो लेट अस पुट द वैल्यूज, सो K इंटू क्यू नॉट अपॉन R स्क्वायर होल अपॉन कितना लिखा है यहाँ पे, क्यू नॉट लिखा है। तो क्या मेरे पास यहाँ पे आ गया KQ अपॉन R स्क्वायर, और K तो हमें पता ही है, क्या लिख सकते हैं 1 upon 4 pi epsilon naught. So let us put the values and write down over here Q upon 4 pi epsilon naught R square.
अब ये क्या है हमारे पास, ये वही है जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या एक और नाम से बोलते हैं, शॉर्ट में बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए क्या यही यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसी तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक हमने डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करी है, डायरेक्शन के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले समझ तो लें इसकी वैल्यू क्या आती है, क्वांटिटेटिवली हम इसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं, फिर बात करेंगे डायरेक्शंस की और कैसे लगती है ये अलग अलग चार्जेस पे, पॉजिटिव पे और नेगेटिव पे, उस पे भी बात करते हैं। तो अगर यहां तक सब कुछ क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पे देखते हैं कि और क्या सीखने वाले हैं हम सीखने वाले हैं। सो इफ Q is positive, that is positive charge, then E is directed away from the source charge. On the other hand, if Q is negative, then E is directed towards the source charge. अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि when I write down E is equal to KQ by R square, अब हमें पता है कि जब मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और जब यह वेक्टर क्वांटिटी है तो मैं इसके आगे ऐसे लगाऊंगा, लेकिन यहाँ पे एक डायरेक्शन लगाने के लिए मैं बोल दूंगा यहाँ पे है मेरे पास क्या, आर कैप। क्या इतना समझ आया? अगर इतना समझ में आ गया तो अगर मेरे पास यहाँ पे एक चार्ज है, लेट अस से इट इज Q, लेट अस से इट इज Q, लेट अस इट इज Q, और मैं किसी पॉइंट P पे क्या निकालना चाहता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं। तो यहां से P की दूरी किस डायरेक्शन में है, हमें पता है यह इस डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण जो होगी वो कुछ ऐसी होगी। क्या आपको ये समझ आया? यानी किसी भी पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होनी चाहिए, अपोजिट तरफ, अवे फ्रॉम द चार्ज। लेकिन अगर इसी जगह पे मैं आपसे बोल देता कि भाई यहां पे माइनस ऑफ Q चार्ज होता और मैं इसी पॉइंट P पे फिर से आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कहता, तो अलोंग द लाइन जॉइनिंग ही होती इस बार भी इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इस बार द फील्ड वुड बी towards the charge because this charge is negative, and hence I can see that the electric field would be like this. क्या आपको ये समझ आया? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज के लिए टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज होगी। क्या यह पॉइंट क्लियर है? यही यहां पे लिखा है, इफ Q is positive, that is it is a positive charge, E is directed away from the source charge। तो देखिए ये है हमारा सोर्स चार्ज, ये है हमारा सोर्स चार्ज, और इस सोर्स चार्ज से अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है इस पॉइंट P पे। सिमिलरली यहां पर माइनस Q है हमारा सोर्स चार्ज और इसकी तरफ लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब नेगेटिव चार्ज होता है, E is directed towards the source charge। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक एकदम क्लियर है। अगर यहां तक क्लियर है तो हम बात करते हैं कि यहां पे अगर हम एक ग्राफ बनना चाहें, किस किस का ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड का और डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज का, तो किस तरीके से बनाएंगे, चलिए इसको थोड़ा ढंग से समझते हैं क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो होती है KQ अपॉन R स्क्वायर। अब यहां पे जो लिखा है वो लिखा है मैंने मैग्नीट्यूड, यहां पे जो लिखा है वह लिखा है मैग्नीट्यूड। और जब मैं बोलता हूं मैग्नीट्यूड लिखा है तो क्या फर्क पड़ता है कि डायरेक्शन किस तरफ है, वी आर बेसिकली कंसर्न विद द मैग्नीट्यूड। अब if these values are constant, अगर एक पर्टिकुलर चार्ज के लिए मैं इन वैल्यूज को कांस्टेंट मान लेता हूं, अगर मैंने एक चार्ज ले लिया तो ऑटोमेटिकली द वैल्यू ऑफ Q बिकम्स कांस्टेंट, K इज मतलब ऑलरेडी अ कांस्टेंट। तो क्या मैं कह सकता हूं जैसे जैसे मैं इस चार्ज से, चार्ज भी बना देते हैं हम लोग, सो लेट अस से दैट दिस इज अ चार्ज Q, लेट अस से दैट दिस इज अ चार्ज Q। सो अगर यह चार्ज Q है, सो क्या मैं कह सकता हूं कि इससे अगर मैं किसी भी पॉइंट, सपोज T पॉइंट पे आता हूं विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो क्या मैं कह सकता हूं कि जैसे जैसे मैं दूर बढ़ूंगा R की वैल्यू बढ़ेगी, और जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ेगी, एज R increases, what happens? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। क्या आपको यह समझ में आया? एंड उल्टा, एंड वाइस वर्सा होता है। अगर ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। सो इफ आई ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ,
जहां पे ये रिप्रेजेंट करता है R, x एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग R एंड y एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या मैं कह सकता हूं जैसे जैसे R बढ़ने वाला है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, और यह जो वेरिएशन है यह सिंगल स्ट्रेट लाइन या लीनियर वेरिएशन नहीं है, यह किस टाइप का वेरिएशन है, यह वेरिएशन है कुछ ऐसा। आप देख सकते हैं जैसे जैसे R बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जा रही है और तेजी से कम हो रही है। क्यों तेजी से कम हो रही है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अगर इतना समझ में आ गया है तो यह है आपके पास ग्राफ किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज। और क्या ऐसा ही हमें ग्राफ बना रखा है यहाँ पे, तो चेक कर लीजिए। आई होप इतना समझ में आ गया है। अगर इतना समझ में आ गया है तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं हम लोग। और नेक्स्ट स्लाइड में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वेरियस चार्जेस। अब हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा था। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में वी हैव लर्नड अबाउट दैट इफ देयर आर मल्टीपल चार्जेस इन द स्पेस, अगर एक जगह पे बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं तो एक चार्ज पे जो बाकी सारे चार्जेस फोर्स लगा रहे होंगे उनका फोर्सेस 2 एट अ टाइम, यानी एक फोर्स एट अ टाइम लेके ही हम सॉल्व करते हैं, और जो रिजल्टेंट आता है वो क्या होता है, वो हमारा नेट फोर्स होता है जो उस चार्ज पे लग रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑल द अदर चार्जेस। सिमिलर थिंग हैपेंस इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लिखा है यहाँ पे, सेम एज इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हियर वी विल प्रोवाइड द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वी विल अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो कि पहले फोर्स के लिए हमने सीखा था, अब सीखेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो अगर हम कह देते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट P की बात हो रही है और यहाँ पे एक चार्ज रखा है Q1, यहाँ पे रखा है Q2 और यहाँ पे रखा है QI और यहाँ पर क्या रखा है QN रखा है, तो क्या ऐसे खूब सारे चार्जेस मैंने रख दिए होते तो क्या इस वाले चार्ज के कारण, कंसिडरिंग दिस एज पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि मुझे कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो कंसिडरिंग दिस एज द पॉजिटिव चार्ज, क्या मैं कह सकता हूं कि इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट P पे दूर की तरफ क्या लगेगा, क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। इस Q2 के कारण इस पे दूर की तरफ क्या लगेगी, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। इस QI के कारण इस पॉइंट P पे दूर की तरफ क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। इस QN चार्ज के कारण इस पॉइंट P पे दूर की तरफ क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। और इन्हीं सब इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज एक्चुअली अ वेक्टर क्वांटिटी, इनका वेक्टर सम अगर मैं ले लूं, अगर मैं इनका वेक्टर सम ले लूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि E वेक्टर इज इक्वल टू, सबसे पहले 1 2 I एंड N, सो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस EI वेक्टर प्लस EN वेक्टर। अब यहाँ पे कितने भी चार्जेस हो सकते हैं, हमने 4 बनाए हैं, हो सकता है 100 हो सकता है 200 हो सकता है 300 हो सकता है 500 हो, तो हमें इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। ऐसे तो हम लिखते ही चले जाएंगे, हमारी मेहनत बहुत बढ़ जाएगी। सो व्हाट वी विल डू, वी विल से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, और इन सब की वैल्यूज क्या है, इन सब की वैल्यूज है मेरे पास, इसको भी अपन एक बार लिख देते हैं ताकि कोई डाउट ना रहे किसी बच्चे को। सो कैन आई राइट डाउन दैट E वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, K टाइम्स Q1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस K टाइम्स Q2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस K टाइम्स QI अपॉन RI स्क्वायर प्लस K टाइम्स QN अपॉन RN स्क्वायर। और इसको लिखने का एक बहुत ही आसान तरीका है जो मैथमेटिक्स में हम लोग सीख चुके हैं, एंड दैट इज समेशन के फॉर्म में। अब समेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे भाई, लेट अस सी। क्या हमें पता है K को मैं आसानी से लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पे ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट विल बी सेम एज द मीडियम फॉर ऑल दीज चार्जेस आर सेम। तो बचेगा क्या, जो चेंज हो रहा है वो हो रहा है Q चेंज हो रहा है, तो मैं इसको यहां पे लिखता हूं QI, जहां पे I की वैल्यू 1 से लेके कहां तक जाती है, n तक जाती है। अगर मैं I को 1 रखता हूं तो ठीक है, फर्स्ट चार्ज के बारे में बात कर रहा हूं, अगर I को 2 रखता हूं तो सेकंड चार्ज के बारे में बात कर रहा हूं, एंड सो ऑन। और यहां पे नीचे क्या आने वाला है, नीचे आने वाला है RI वेक्टर का होल स्क्वायर। क्या आपको इतना एकदम क्लियर है? तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस व्हिच इज consisting of several other charges. I hope each and every one of you have understood this. The lecture is very clear in your minds. So we will continue all these things, all these important concepts in the next lecture.
थैंक यू।